everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And do not forget to press the bell icon. For latest news and latest video, you can subscribe our Telegram group. The link is given in the description. और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वो है एमएससीईटी, जेईई और नीट के लिए। तो हम ऑलरेडी ये वाला क्रैश कोर्स शुरू कर चुके हैं। ये वीडियो नंबर 3 है जो सॉलिड स्टेट पार्ट 3 को बिलोंग करता है। ऑलरेडी हम सॉलिड स्टेट पे 2 पार्ट बना चुके हैं। यदि आपने उनमें से कोई भी वीडियो मिस कर दिया हो तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे पहले वाले वीडियोस देख सकते हो। आज जो है हम पार्ट 3 की तरफ मूव कर रहे हैं सॉलिड स्टेट के। ऐसे ही मैं हर एक चैप्टर के कोशिश करूंगी जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके 4 पार्ट बनाने के एमसीक्यू वाले, और हर पार्ट में 40 क्वेश्चंस, तो टोटल 120 क्वेश्चंस जो है 160 क्वेश्चंस जो है हम लोग डिस्कस करेंगे हर एक चैप्टर का। उसके बाद में ऑलमोस्ट 3 या 4 चैप्टर्स अब हो जाएंगे, तब मैं आपका टेस्ट लूंगी, ठीक है, मॉक टेस्ट है। तो उसमें कुछ 20-25 क्वेश्चंस दूंगी और आपको सॉल्व करके इमीडिएटली सबमिट करना है, ठीक है। इस तरह से हम लोग ये वाला कोर्स कंप्लीट करेंगे। तो कोई भी वीडियो आपने मिस किए हो इस कोर्स से रिलेटेड तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हो। ये वीडियो रिकॉर्डेड है और प्रीमियर है, ये पर मैं इस वीडियो में लाइव बनी हुई हूँ, लाइव चैट में। आपके पास किसी भी तरह का डाउट है, सजेशन है, तो आप मुझे लाइव चैट वाले सेक्शन में अभी पूछ सकते हो। ये वीडियो बाद में भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो बाद में भी आपको कोई डाउट आए तो आप मेरी ईमेल आईडी या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन एन आयोनिक कंपाउंड A plus X minus, the radii of A plus and X minus are this and this respectively. The volume of the unit cell of the crystal AX will be. तो उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने A plus और X minus का रेडियस दिया है और आपको पूछा है वॉल्यूम ऑफ AX क्रिस्टल। तो पहले आपको है ना पता लगाना होगा कि ये क्रिस्टल किस टाइप का है, वॉल्यूम पता लगाने के लिए। तो आपको जो है पहले निकालना होगा रेडियस रेशियो। तो सबसे पहला स्टेप यहां पे रहेगा वो होगा रेडियस रेशियो निकालना का। तो रेडियस रेशियो सबसे पहले आप निकालोगे, विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनायन, विच इज 1/2, क्योंकि कैटायन दैट इज पॉजिटिव चार्ज का रेडियस 1 है और एनायन दैट इज नेगेटिव चार्ज का रेडियस 2 है, इसलिए 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। तो ये हो गया आपका रेडियस रेशियो। अब रेडियस रेशियो 0.5 है, तो जो चार्ट हम पिछले 2 वीडियो से देख रहे हैं और मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी ये चार्ट डाल चुकी हूं। तो रेडियस रेशियो 0.5 इस रेंज में है, 0.414 से लेके 0.732 के रेंज में, इस रेंज में ये 0.5 आता है। इस रेंज में आता है, इसका मतलब जो आपका ये AX क्रिस्टल है ये ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर का है। इसका मतलब क्या हुआ, AX क्रिस्टल हुआ ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर का। क्यों? क्योंकि उसका रेंज ये है। तो इस रेंज में जो भी क्रिस्टल आते हैं रेडियस रेशियो वाले, तो उनका स्ट्रक्चर हो जाता है ऑक्टाहाइड्रल, जो है NaCl वाला स्ट्रक्चर। तो NaCl वाले स्ट्रक्चर में जो A है दैट इज ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर, A इज इक्वल टू 2 ऑफ रेडियस कैटायन प्लस रेडियस एनायन। अब 2 रेडियस कैटायन कितना है 1, रेडियस एनायन कितना है 2, तो ये हो गया 6 pm। तो अब आपने A निकाल लिया है, तो अब वॉल्यूम निकालना इजी है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू A क्यूब दैट इज 6 क्यूब दैट इज 216 पिकोमीटर क्यूब, दैट इज ऑप्शन डी। तो आपके पास रेडियस रेशियो था, रेडियस रेशियो से आपको वॉल्यूम निकालना था, उसके लिए आपको A की जरूरत थी और A निकालने के लिए आपको पता लगाना था ये स्ट्रक्चर कौन सा है। तो पहले मैंने रेडियस रेशियो से टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पता लगाया,
टाइप ऑफ स्ट्रक्चर से मैंने ए के लिए फॉर्मूला पता लगाया, दैट इज मुझे पता ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए ए इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, और उससे मुझे ए मिल गया और ए से मैंने वॉल्यूम पता लगाया। नेक्स्ट, इन द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ क्लोज पैक्ड एटम्स द रेडियस ऑफ एटम इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ ऑफ द सेल इज। तो आपको बताना है कि एज लेंथ के टर्म्स में रेडियस ऑफ रेशियो बीसीसी के लिए क्या होगा। तो आपको पता है, दैट इज ऑप्शन डी। तो ये वाला चार्ट जो है ये भी हमने जो है डिस्कस किया था पिछले वीडियोस में कि फॉर सिंपल क्यूबिक R is equal to A by 2, for BCC R is equal to √3 by 4 into A, and for FCC R is equal to 2√2 A by 2√2। तो ये हो गए तीनों के रेडियस रेशियो, जो इसका ऑप्शन है डी, क्योंकि ये बीसीसी स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, द यूनिट सेल प्रेजेंट इन AB closest packing of atom is। तो AB closest packing of atom में एक्चुअली हेक्सागोनल यूनिट जो है, हेक्सागोनल यूनिट सेल प्रेजेंट होता है। तो याद रखें, AB टाइप ऑफ पैकिंग में हेक्सागोनल यूनिट सेल हमेशा प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, इन डायमंड each carbon atom is bonded to 4 other carbon atoms tetrahedrally. The number of carbon atoms per unit cell is। तो याद रखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ कार्बन एटम पर यूनिट सेल डायमंड में होता है 8। तो ये आपको याद ही रखना है कि डायमंड में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, मतलब एक कार्बन 4 अदर कार्बन को अटैच होता है और एक यूनिट सेल में 8 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ 2-dimensional square unit cell shown below is। तो जो पैकिंग एफिशिएंसी है 2-dimensional square unit cell का, वो क्या है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे एक डायग्राम है जो यहाँ पे ड्रॉ नहीं हुआ है, तो मैं डायग्राम पहले आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। एक्चुअली ये डायग्राम क्वेश्चन में दिया रहेगा ऑलरेडी, ठीक है, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ये डायग्राम ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा, इस तरह से वो डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे मिसिंग है बट ये इस तरह से रहेगा, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है पैकिंग फ्रैक्शन, कि इसमें कितना पैकिंग फ्रैक्शन है इस वाले डायग्राम में। तो अब हम इधर इस पॉइंट्स को नंबर दे देंगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। अब पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा इस केस में। तो पैकिंग फ्रैक्शन जो है O इक्वल टू एरिया ऑक्यूपाइड बाय सर्कल्स, एरिया ऑक्यूपाइड बाय सर्कल्स विदिन स्क्वायर, एरिया ऑक्यूपाइड बाय सर्कल विदिन स्क्वायर डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑक्यूपाइड बाय सर्कल विदिन स्क्वायर, तो ये सर्कल्स कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं स्क्वायर में, ठीक है, और उससे एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये जो आप रेशियो निकाल लोगे तो आपको मिल जाएगा आपका पैकिंग फ्रैक्शन। तो एरिया ऑक्यूपाइड बाय सर्कल क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर। तो पहले आपको 2 पाई आर स्क्वायर जो है और ए स्क्वायर की वैल्यूज पता लगाना है। तो पहले आप ए सी का ये डायगोनल देखोगे, तो आपको पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देयरफॉर AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो गया। तो अब ये डिस्टेंस A है, A से B का डिस्टेंस कितना है, A। तो ये हो जाएगा आपका अब अंडर रूट ए स्क्वायर, और बी से सी का डिस्टेंस भी ये है क्योंकि स्क्वायर है, प्लस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू √2a, ठीक है। तो ये हो गया √2a। अब देयरफॉर AC इज इक्वल टू,
देयरफॉर AC इज इक्वल टू, तो ये देखिए ये एक रेडियस R, ये सर्कल का सेकेंड रेडियस R, ये सर्कल के दोनों रेडियस R, तो टोटल कितना है 4R, तो AC इज इक्वल टू 4R विच इज इक्वल टू √2a, करेक्ट, 4R विच इज इक्वल टू √2a। तो अब आपको 4R इज इक्वल टू √2a, देयरफॉर A इक्वल्स टू 2√2 इंटू R, तो A का वैल्यू क्या हो गया 2√2 इंटू R। अब हमारा फ्रैक्शन के फॉर्मूले में ये सारे वैल्यूज डालेंगे, तो 2πr² तो वैसे ही रहेगा, A का वैल्यू क्या है 2√2 इंटू R, अब उसको स्क्वायर लेना है आपको क्योंकि A स्क्वायर है, तो 2√2 इंटू R स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2πr² डिवाइड बाई 42r², करेक्ट। तो अब ये हो गया, अब इसे आप सॉल्व करें तो r² कैंसिल हो जाएगा और आपके पास फाइनली यहां बचेगा 0.785। 0.785 को परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 78.5%, दैट इज ऑप्शन डी। तो पहले आपको ये डायग्राम में से क्या निकालना होगा, A का वैल्यू। A का वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए, a² इक्वल्स टू ab² प्लस bc², therefore AC इक्वल्स टू √2a, ठीक है, बट AC is even equal to 4R, R, that is 4R, so 4R equals to √2a, तो A is equal to 2√2 into R। अब आपका पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला है एरिया ऑक्यूपाइड बाय सर्कल्स विद इन स्क्वायर डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का तो वैल्यू A निकाल लिया जिससे आप ये एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हो। अब इसे सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा 78.5%। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फेरोमैग्नेटिक, तो इनमें से फेरोमैग्नेटिक कौन नहीं है, याद रखें मैंगनीज, बाकी सारे फेरोमैग्नेटिक स्ट्रक्चर्स है, सिर्फ मैंगनीज जो है वो फेरोमैग्नेटिक नहीं है। तो फेरोमैग्नेटिक कौन कौन से आएंगे, आयरन आएगा, निकेल आएगा, कोबाल्ट आएगा, ठीक है, फिर गैडोलियम आएगा और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड आएगा, तो ये सारे फेरोमैग्नेटिक है। अब इनके अलावा जो मैंगनीज है वो फेरोमैग्नेटिक नहीं है, ठीक है, मैंगनीज फेरोमैग्नेटिक में नहीं आता। नेक्स्ट, which of the following expression is correct in case of sodium chloride unit cell where age length is A, ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड यूनिट सेल जहां एज लेंथ A है, यहां पे से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो याद रखें सोडियम क्लोराइड यूनिट सेल में कैटायन और एनायन एक दूसरे को टच करते हैं अलोंग द एजेस, तो एजेस के अलोंग कैटायन और एनायन एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसलिए उस केस में 2 into radius of cation plus 2 into radius of anion is equal to A. Therefore, radius of cation plus radius of anion is equal to A by 2. That is option B. Next, in structure given below, the sides S1 and S2 represent, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर में S1 और S2 क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये स्ट्रक्चर देख के आप समझ गए होंगे ये स्ट्रक्चर FCC है, क्योंकि यहाँ पे हर एक फेस पे भी एटम है और कॉर्नर्स में भी है, ठीक है। तो FCC स्ट्रक्चर में जो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑन एजेस, ठीक है, तो जो एज सेंटर्स हैं, ये वाले एज सेंटर इसे कहेंगे, यहाँ जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। तो S1 प्रेजेंट है एज सेंटर पे, एज सेंटर पे S1 प्रेजेंट है, मतलब आपका ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में S1 प्रेजेंट है, तो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में क्या प्रेजेंट है, S1। और याद रखें S2 प्रेजेंट होते हैं टेट्राहाइड्रल वॉइड्स में जो लाए होते हैं बॉडी डायगोनल्स पे, तो S2 कहां प्रेजेंट है, बॉडी डायगोनल्स, ये बॉडी डायगोनल है उस पे S2 प्रेजेंट है और वो होते हैं टेट्राहाइड्रल वॉइड्स, वो क्या होते हैं, टेट्राहाइड्रल वॉइड्स। तो इस तरह से आपका आंसर है कि S1 लाई हो रहा है ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में और S2 लाई हो रहा है टेट्राहाइड्रल वॉइड में, ठीक है। तो S1 कहां है, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड, और S2 कहां है, टेट्राहाइड्रल वॉइड, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इन क्लोजेस्ट पैकिंग ऑफ एटम्स, तो क्लोजेस्ट पैकिंग ऑफ एटम्स में आपको यहां पे एक स्टेटमेंट याद रखना होगा
कि साइज ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड इज स्मॉलर देन दैट ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड, दैट इज ऑप्शन सी। तो कोई भी क्लोजेस्ट पैकिंग ऑफ एटम में टेट्राहाइड्रल वॉइड का साइज ऑक्टाहाइड्रल वॉइड से छोटा होता है। नेक्स्ट, ammonium chloride crystallizes in body centered cubic, that is BCC lattice, which age length of unit cell is this much, मतलब A is 387 picometer. If size of Cl minus is this much, so what is the size of NH4 plus? ठीक है, तो पहले आपको क्या गिवन है कि अमोनियम क्लोराइड BCC में जो है वो क्रिस्टलाइज हो रहा है। BCC के केस में आयंस एक दूसरे को टच करते हैं अलोंग बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब। तो बॉडी डायगोनल जो है क्यूब के, उसके अलोंग जो है वो आयंस टच हो रहे हैं ऐसे इस अलोंग में, इसलिए अप टू रेडियस ऑफ कैटायन प्लस टू रेडियस ऑफ एनायन इक्वल टू √3a, क्योंकि बॉडी डायगोनल में टच हो रहा है। देयरफॉर 2 into रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन कितना है मेरा, गिवन है Cl माइनस का 181 इज इक्वल टू √3, A का वैल्यू है 387 जो गिवन है। देयरफॉर रेडियस ऑफ कैटायन इज इक्वल टू √3 by 2 into 387 minus 181। अब इसको सॉल्व करें तो आएगा आंसर 154.15 पिकोमीटर, दैट इज ऑप्शन बी। तो याद रखें कि बॉडी सेंटर की रिलेशनशिप क्या है, 2RA प्लस 2R माइनस, दैट इज 2R प्लस 2R माइनस इज इक्वल टू √3a। ठीक है, ये याद रखना होगा आपको। बॉडी सेंटर की क्या रिलेशन है, 2 into radius of cation plus 2 into radius of anion is equal to √3a। Next, the interionic distance of cesium chloride crystal is, तो cesium chloride crystal किस टाइप में क्रिस्टलाइज होता है वो पता होना चाहिए। तो cesium chloride crystal होता है BCC फॉर्म में क्रिस्टलाइज, और BCC फॉर्म में यदि वो क्रिस्टलाइज हो रहा है तो जो इंटरआयोनिक डिस्टेंस D है वो होता है √3 into A by 2, दैट इज ऑप्शन बी। तो इंटरआयोनिक डिस्टेंस का मैं फॉर्मूला दे देती हूँ यहाँ पे याद रखें। अब मैं बता रही हूँ इंटरआयोनिक डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए, टेबल भी याद रखना होगा। इंटरआयोनिक डिस्टेंस का फॉर्मूला इस तरह से है, सिंपल क्यूब के लिए है D इक्वल्स टू एज लेंथ A, BCC के लिए है D इज इक्वल टू √3 by 2 into A, और FCC के लिए है दैट इज बॉडी डायगोनल D इज इक्वल टू A by √2। तो ये है इंटरआयोनिक डिस्टेंस या फिर बॉडी डायगोनल का फॉर्मूला फॉर सिंपल क्यूबिक BCC एंड FCC। नेक्स्ट, a substance has density of 0.984 gram per centimeter cube, तो ये है रो, and it crystallizes in FCC along the age length this, तो एज लेंथ A दिया हुआ है और ये भी बताया है कि वो FCC में क्रिस्टलाइज हो रहा है। तो FCC में क्रिस्टलाइज हो रहा है मतलब उसका स्मॉल n होगा 4, क्योंकि FCC में नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल इज 4। अब आपको पता लगाना है मोलर मास, तो आपको सब कुछ दिया हुआ है, मोलर मास पता लगाना है। तो फॉर्मूला है m इज इक्वल टू AQ इंटू रो इंटू अवोगाड्रोस नंबर डिवाइड बाय स्मॉल n, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। AQ मतलब वॉल्यूम, तो A दिया हुआ है आपको पिकोमीटर में, बट यहाँ देखिए ग्राम पर मोल में है इसलिए पिकोमीटर का आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो हो जाएगा 630 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, इसका क्यूब ले लें, इंटू आपको डेंसिटी दिया हुआ है 1.984 इंटू अवोगाड्रोस नंबर आपको पता है 6.023 इंटू 10⁻23 और डिवाइड बाय स्मॉल एन, FCC है तो स्मॉल एन है 4, और इसे आप सॉल्व करें तो आंसर आएगा 74.7 ग्राम पर मोल, दैट इज ऑप्शन सी। Next, KCl crystallizes in the same type of lattice as does NaCl.
तो KCl और NaCl एक जैसे क्रिस्टलाइज होते हैं। तो आपके पास जो है रेडियस रेशियो ऑफ NaCl है, रेडियस रेशियो ऑफ KCl है। अब आपको रेशियो फाइंड आउट करना है यूनिट सेल ऑफ KCl टू NaCl। तो रेडियस रेशियो KCl और NaCl का गिवन है, आपको रेशियो ऑफ यूनिट सेल ऑफ KCl और NaCl आपको पता लगाना है। तो उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। तो आपके पास क्या दिया हुआ है, रेडियस रेशियो ऑफ NaCl विच इज 0.55, फिर दिया हुआ है रेडियस रेशियो ऑफ KCl दैट इज 0.74। अब ये दोनों में आपको दोनों साइड 1 ऐड करना है, ठीक है। तो रेडियस रेशियो ऑफ NaCl प्लस 1 इज इक्वल टू, अब इस साइड में लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों साइड 1 ऐड कीजिएगा तो ये हो गया इस तरह से। और KCl में भी सेम थिंग करना है आपको, दोनों साइड जो है 1 ऐड करना है तो ये हो जाएगा 1.74। अब ये हो गया। अब इसके बाद इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा RNa प्लस RCl माइनस, ठीक है, प्लस RCl माइनस इक्वल टू 1.55। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। वैसे ही RK प्लस, ठीक है, प्लस RCl माइनस और RCl माइनस इक्वल टू 1.74। ये हो गया आपका इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को अब दोनों को डिवाइड करना है, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करें तो अब जो ये Cl है नीचे वाला वो कैंसिल हो जाएगा दोनों केस में और बचेगा RK प्लस प्लस RCl माइनस डिवाइड बाय RNa प्लस प्लस RCl माइनस इज इक्वल टू 1.74 डिवाइड बाय 1.55। तो रेडियस रेशियो ऑफ यूनिट सेल निकाल रहे हैं तो इससे डिवाइड कीजिए तो आंसर आएगा 1.125, ठीक है। तो ये आंसर आया 1.125, दैट इज ऑप्शन ए, नियर अबाउट ऑप्शन ए। तो पहले आपको दोनों साइड जो है इसको K प्लस प्लस RCl माइनस में कन्वर्ट करना है, उसके लिए दोनों साइड आप 1 1 ऐड करें और फिर 1 1 ऐड करने के बाद RCl कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करोगे तब जो बचा है उसको डिवाइड करें तो आपको आंसर मिल जाएगा रेडियस रेशियो ऑफ यूनिट सेल ऑफ NaCl टू KCl to NaCl. Next, the ionic compound is expected to have octahedral structure if radius of cation to radius of anion lies in value of this. तो ये चार्ट हम बहुत बार देख चुके हैं, पिछले 2 वीडियोस में मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी ये चार्ट डाला था, फिर भी मैं बता देती हूं। यदि रेडियस रेशियो है 0.155 से लेके 0.225 के बीच में तो वो हो जाता है प्लेनर ट्राइगोनल, ठीक है, प्लेनर ट्राइंगुलर, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 3। नेक्स्ट, यदि 0.225 से लेके रेडियस रेशियो 0.414 तक है तब ये हो जाता है टेट्राहाइड्रल और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। यदि ये 0.414 से लेके 0.732 तक है तो ये स्ट्रक्चर है ऑक्टाहेड्रल और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। और यदि ये स्ट्रक्चर 0.732 से लेके 1 के बीच में है तो है ये क्यूबिक स्ट्रक्चर और कोऑर्डिनेशन नंबर है 8। तो हमारा रेंज ये है क्योंकि ये ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर उन्होंने पूछा है। बस ये चार्ट याद रखिए तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर पाइएगा। नेक्स्ट, इन अ सॉलिड AB, ठीक है, तो जो सॉलिड AB है having NaCl structure, A atoms occupy the corners of the unit cell. If all the face center atom along one axis is removed, then the resultant stoichiometry of compound is. तो उन्होंने कहा है एक सॉलिड है जिसको NaCl टाइप स्ट्रक्चर है, तो पहले आप एक क्यूब ड्रॉ कर लें। अब इस क्यूब के कॉर्नर्स में प्रेजेंट है आपका एटम A, ठीक है, A प्रेजेंट है और B प्रेजेंट है हर एक फेस पे। नहीं, A प्रेजेंट है, A atoms occupy the cubic unit cell
If all faces along one of the axis are removed, the resultant स्टिचियोमेट्री ऑफ कंपाउंड इज। तो उन्होंने कहा सॉलिड ए बी जो है उसको NaCl टाइप स्ट्रक्चर है, तो हर एक फेस पे भी ए ही प्रेजेंट है, ठीक है, हर एक फेस पे भी ए ही प्रेजेंट है, और जो बी प्रेजेंट है वो एज लेंथ पे है, एज सेंटर पे बी प्रेजेंट है, ये बी है, ठीक है, एज सेंटर पे बी प्रेजेंट है, क्योंकि NaCl टाइप स्ट्रक्चर है, तो NaCl स्ट्रक्चर में ऐसे ही होता है कि Cl होता है आपके कॉर्नर्स पे और फेसेस पे, और बी प्रेजेंट दैट इज Na प्रेजेंट होता है आपके एज सेंटर पे, तो सेम यही स्ट्रक्चर है, तो ये ए है और ये बी है। बट उन्होंने कहा है अब एक एक्सिस के अलोंग अब आपको एटम्स निकाल देने हैं, इस एक्सिस के अलोंग जितने भी ए एटम्स हैं वो आपने निकाल दिए हैं। तो एक्सिस के अराउंड यदि आप एटम निकालोगे तो आप नोटिस करोगे कि दो ए एटम निकल रहा है, एक यहां से निकलेगा इस फेस से और एक इस फेस से निकलेगा, क्योंकि ये फेस तो सामने आ गया, एक्सिस से पास नहीं हो रहा है, तो दो ए एटम आपके अब लॉस हो जाएंगे, तो दो ए लॉस हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आपके पास ए कितने बचे? सो नाउ नंबर ऑफ ए रिमेन्ड, तो नाउ नंबर ऑफ ए इज 8 into 8 कॉर्नर्स, 18 into 8 कॉर्नर्स, ठीक है, ये कॉर्नर्स में ए है आपके 18 into 8 प्लस 4 प्लस हाफ, क्योंकि अब सिर्फ 4 ही फेस पे बचा है, क्योंकि एक एक्सिस के अलाउंग आपने ए निकाल दिया है इसलिए दो ए निकल गए हैं, तो अब सिर्फ 4 फेस पे ए बचा है और हर एक फेस पे हाफ ए होता है, दैट इज 4 into हाफ ऑन दी फेस सेंटर, करेक्ट। तो अब इसको सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा आपका 3, क्योंकि यहां पे होगा आपका 1 और यहां पे आपका 2, 2 + 1 3। अब बी का देखें, नंबर ऑफ बी NaCl टाइप स्ट्रक्चर है, इसलिए बी कहां प्रेजेंट होगा? बी प्रेजेंट होगा हर एक एज पे और बॉडी के सेंटर पे। तो 12 एजेस हैं, 12 एजेस पे 1/4 एटम प्रेजेंट है, सॉरी 12 into 1/4, क्योंकि 12 एजेस पे 1/4 एटम है, प्लस एक बॉडी सेंटर पे, तो ये हुआ एज सेंटर पे प्रेजेंट एटम, और ये है बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट एटम, तो ये टोटल हो गया 4। तो B4 है, A3 है, इसलिए हो गया A3B4, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ड्यू टू फ्रैंकल डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ आयोनिक सॉलिड, तो फ्रैंकल डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी ऑफ आयोनिक सॉलिड जो है वो सेम रहता है। तो याद रखें, शॉर्टके डिफेक्ट में आयोनिक सॉलिड का डेंसिटी कम हो जाता है, बट फ्रैंकल डिफेक्ट में आयोनिक सॉलिड का डेंसिटी सेम रहता है, क्योंकि आयंस कहीं गायब नहीं होते, बस अपने पोजीशन से मूव हो जाते हैं, दूसरे पोजीशन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर क्रिस्टल हैविंग शॉर्टके डिफेक्ट इज नॉट करेक्ट, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? पहला, शॉर्टके डिफेक्ट अराइज होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कैटायन एंड एनायन फ्रॉम द एक्सपेक्टेड पोजीशन, करेक्ट, ये स्टेटमेंट ट्रू है। शॉर्टके डिफेक्ट होता है जब कैटायन और एनायन दोनों भी अपने एक्सपेक्टेड पोजीशन से गायब होते हैं। नेक्स्ट, शॉर्टके डिफेक्ट कॉमन है आयोनिक कंपाउंड विथ हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, ये भी सही है। नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ क्रूशियल हैविंग क्रिस्टल, ये क्रिस्टल है, द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल हैविंग शॉर्टके डिफेक्ट इज लार्जर देन दैट ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल, ये रॉन्ग है, क्योंकि शॉर्टके डिफेक्ट में क्या होता है, एक कैटायन और एक एनायन अपने रेगुलर पोजीशन से मिसिंग है, और मिसिंग होने की वजह से उनका जो है वेट वो कम हो जाएगा, एंड डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम, तो वेट कम हो गया तो ऑब्वियसली डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो परफेक्ट क्रिस्टल से कंपेयर कीजिएगा तो शॉर्टके डिफेक्ट वाले क्रिस्टल का डेंसिटी कम होगा, और इसलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन सी है, और आपका आंसर भी ऑप्शन सी है, क्योंकि उन्होंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा है। नेक्स्ट, द क्रिस्टल हैविंग शॉर्टके डिफेक्ट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, करेक्ट, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही है, क्योंकि कैटायन और एनायन दोनों भी मिसिंग है, इसलिए अभी भी क्रिस्टल में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन होंगे, इसलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। सिर्फ ऑप्शन सी जो है वो रॉन्ग है, डेंसिटी डिक्रीज होना चाहिए। नेक्स्ट, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड few of the cations moved from their position into interstitial position, the defect is called as, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में कुछ जो है कैटायंस मूव हो गए हैं अपने नॉर्मल पोजीशन से इंटरस्टिनल पोजीशन में, और इसलिए इस डिफेक्ट को कहेंगे इंटरस्टिनल डिफेक्ट। नेक्स्ट,
द क्रिस्टल विथ मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट इज, तो कौन सा क्रिस्टल मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट के साथ होता है? वो है FeO। तो याद रखें जो FeO है वो ZnO है मेटल डिफिशियंसी इफेक्ट। तो ZnO जो है वो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट के साथ होता है। तो ZnO जो है वो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट दिखाता है। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज बोथ फ्रैंकल एंड शॉर्टकट इफेक्ट? तो कौन सा कंपाउंड है जो दोनों फ्रैंकल और शॉर्टकट इफेक्ट दिखाता है? वो है AgI एंड AgBr। ये दो ऐसे आयोनिक क्रिस्टल्स हैं जो दोनों भी फ्रैंकल और शॉर्टकट इफेक्ट दोनों भी दिखाते हैं। नेक्स्ट, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये जो है वो MSCT में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये वाला सेमीकंडक्टर वाला पार्ट है जो है निकाल दिया गया है आपके सिलेबस से। तो ये जो क्वेश्चन है 2021 के MSCT में नहीं पूछा जाएगा, बट हाँ JEE और नीट में पूछा जा सकता है। ठीक है। तो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज, तो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जो है उसके पास हमेशा एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज होता है। तो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की खासियत है कि उसके पास हमेशा क्या होगा? एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज। दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, डायमैग्नेटिज्म इज एग्जिबिटेड बाय, ये भी MSCT 2021 में नहीं पूछा जाएगा, ये JEE और नीट में पूछा जा सकता क्वेश्चन है। तो डायमैग्नेटिज्म इज एग्जिबिटेड बाय, तो डायमैग्नेटिज्म दिखाया जाता है बाय वाटर। तो याद रखें वाटर डायमैग्नेटिज्म दिखाता है। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन MSCT में पूछा जाएगा, ये साल वाले बस MSCT में और JEE और नीट में पूछा जा सकता है। तो ये क्या है? P type semiconductor is formed when trace amount of impurity is added to silicon। ठीक है। The number of valence electrons the impurity atom must have, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए impurity atom के पास? P type of semiconductor बनाने के लिए होना चाहिए 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जब बनता है जब ग्रुप 14 के एलिमेंट्स ग्रुप 13 के एलिमेंट्स से डोप किए जाते हैं। तो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स में यदि ग्रुप 13 एलिमेंट्स की इंप्योरिटी मिक्स किया जाए तो P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होगा। दैट इज इंप्योरिटी के पास होना चाहिए 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय एडिशन ऑफ इंप्योरिटीज ऑफ, तो सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमेशा याद रखें सेमीकंडक्टर बनता है ग्रुप 14 के एलिमेंट से और ग्रुप 14 के एलिमेंट्स को डोप किया जाता है ग्रुप 15 या फिर ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की इंप्योरिटी से। तो इंप्योरिटीज होते हैं ग्रुप 13 या ग्रुप 15 के, दैट इज P ब्लॉक एलिमेंट्स के, और इसलिए सेमीकंडक्टर बनाने के लिए P ब्लॉक एलिमेंट्स की इंप्योरिटी मिक्स की जाती है। और ये क्वेश्चन भी MSCT में नहीं आएगा, JEE या फिर नीट में आएगा। नेक्स्ट, the variation in the property of ability to conduct electricity of substance can be explained with the help of, तो कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या फिर सेमीकंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है, वो एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया गया था बैंड थियोरी। ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी। और ये क्वेश्चन भी सिर्फ JEE या नीट के लिए है, नॉट फॉर MHCT। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक है? याद रखें ऑक्सीजन। तो ये एक एक्सेप्शन है, इसलिए आप इसको याद ही रखें कि ऑक्सीजन जो है वो डायमैग्नेटिक दिखता है उसका प्रॉपर्टी, बट एक्चुअली वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। नेक्स्ट, N-type semiconductor is formed when trace amount of impurity is added to silicon. The number of electrons in the impurity atom must be, तो जब N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनाना है तो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स को डोप किया जाता है ग्रुप 15 के एलिमेंट से, दैट इज एलिमेंट विथ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, दैट इज ऑप्शन ए। तो P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के लिए आपको चाहिए 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
तो ये हो जाएगा p टाइप और 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज n टाइप। नेक्स्ट, solid iodine I2 is an example of, तो solid iodine that is I2 एग्जाम्पल है मॉलिक्यूलर एसिड का या फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड का, तो यहां लिख दे मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल क्योंकि मॉलिक्यूल से बना है। नेक्स्ट, the phenomena in which different chemical substance exhibit the same crystalline form is called as, तो जो different chemical substance है, बहुत सारे अलग अलग chemical substance same type of crystals बनाते हैं, तो उस phenomena को कहा जाता है isomorphism। Next, which type of crystal should be softest and have lowest melting point, इनमें से कौन सा क्रिस्टल सबसे सॉफ्ट होगा और लोएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो है ऑप्शन डी कोवैलेंट क्रिस्टल्स। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन द आयन साइट इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड, तो उस डिफेक्ट को क्या कहते हैं जहां पे आयन की साइट पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाता है, तो यहाँ पे कैटायन एनायन कैटायन प्रेजेंट है, अचानक आयन की साइट पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उस डिफेक्ट को कहते हैं एफ सेंटर डिफेक्ट। और ये एफ सेंटर डिफेक्ट जो है वो एक्चुअली कलर देता है आपके आयोनिक सॉलिड को, तो एफ सेंटर डिफेक्ट वाले जो क्रिस्टल्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इन आयोनिक साइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड इज नॉट एन इंसुलेटर, इनमें से कौन सा ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड इंसुलेटर नहीं है, याद रखिए क्रोमियम डाइऑक्साइड दैट इज नॉट एन इंसुलेटर, और ये बाकी सब इंसुलेटर है। तो ये क्वेश्चन भी एमएससीईटी में नहीं आएगा, ये भी आएगा जेई या फिर नीट में, इसके क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट, ब्रैग इक्वेशन फॉर स्कैटरिंग ऑफ एक्स-रेज बाय क्रिस्टल इज, तो जो ब्रैग इक्वेशन है वो है n लैम्डा इक्वल्स टू 2d sin थीटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है बट पूछा जा सकता है और एक बार पूछा गया भी है, तो ब्रैग इक्वेशन याद रखें, वो है n लैम्डा इक्वल्स टू 2d sin थीटा। नेक्स्ट, metallic gold crystallizes in body centered cubic lattice that is BCC. The coordination number of gold is, तो जो भी BCC क्रिस्टल लैटाइस में जो है वो क्रिस्टल फॉर्म करते हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, तो याद रखें BCC के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है और FCC के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। नेक्स्ट, the unit cell of atom of an element having atomic mass 100 and density 9.732 gram per centimeter cube in a cube which with edge length 300 picometer, the structure of crystal lattice is, तो अब आपको बताना है structure of crystal lattice। आपके पास क्या दिया है, आपके पास है एटॉमिक मास, आपके पास है डेंसिटी, आपके पास है एज लेंथ a, तो आपके पास है कैपिटल M 100, डेंसिटी रो 9.732, एज लेंथ a 300। आपको पता लगाना है स्मॉल n, क्योंकि स्मॉल n पता लगाओगे उससे आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर पता लगा सकते हो। तो यदि स्मॉल n 1 है तो क्रिस्टल मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 1 है तो सिंपल क्यूब है। यदि स्मॉल n 2 है, नंबर ऑफ एटम्स 2 एटम्स पर यूनिट सेल, तो BCC है। यदि स्मॉल n 4 है, नंबर ऑफ 4 एटम्स पर यूनिट सेल, दो वो FCC है। तो स्मॉल n पता लगाओ, आपको स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। तो स्मॉल n का फॉर्मूला है इज इक्वल टू रो इंटू ए क्यूब इंटू अवोगाड्रोस नंबर डिवाइड बाय कैपिटल M। रो पता है 9.732 इंटू ए क्यूब, वॉल्यूम पता लगाइए 3 इंटू 10⁻⁻8, क्योंकि पिकोमीटर में उसको मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे एक्चुअली ठीक है सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है तो 10⁻10 है, सॉरी ये 3 इंटू 10⁻10, और ये अवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा 1.96 विच इज नियर अबाउट 2, और 2 जब स्मॉल n होता है तब आपका स्ट्रक्चर क्या होता है BCC, दैट इज BCC। नेक्स्ट, the arrangement of an ideal crystal AB and a defect of that crystal is shown below। तो ये आइडियल क्रिस्टल है, तो ये किस टाइप का डिफेक्ट दिख रहा है, तो ये आइडियल क्रिस्टल है। ठीक है, और ये है आपका
डिफेक्ट। तो आइडियल क्रिस्टल में जो कैटायन एनायन ऑल्टरनेट है और डिफेक्ट में जो हो रहा है कैटायन एनायन ऑल्टरनेट है, बट एक स्पेस जो है वो वैकेंट हो गया है। ठीक है, एक स्पेस क्या है यहाँ पे, वैकेंट, दैट इज स्पेस ऑफ कैटायन जो वैकेंट है। और उस वैकेंट कैटायन एक्चुअली अब है ना दूसरी जगह जाके प्रेजेंट होता है। ये डायग्राम पूरा नहीं है, इसको पूरा कीजिएगा। ये जो वैकेंट कैटायन है वो दूसरी स्पेस पे आके प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, सॉरी, ये दूसरी जगह पे, ये जो है ना दूसरी जगह पे नहीं प्रेजेंट, एक्चुअली ये वैकेंट कैटायन ही है। तो एक कैटायन आपका जो है वो वैकेंट है। तो कैटायन वैकेंट है मतलब मेटल एब्सेंट है, क्योंकि कैटायन इज जनरली अ मेटल एटम। तो यदि शॉर्टकी डिफेक्ट होता तो एनायन और कैटायन दोनों भी मिसिंग होना चाहिए था, करेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट होता तो कैटायन दूसरा पोजीशन पे आ जाता, पोजीशन सिर्फ चेंज करता, बाकी तो मिसिंग नहीं रहता है। ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट हो जाते हैं, मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट में एक कैटायन मिसिंग रहेगा, और इसलिए ये है मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट जहां एक कैटायन जो है वो मिसिंग है। नेक्स्ट, द मेजर बाइंडिंग फोर्स इन सिलिकॉन इज, सिलिकॉन में जो मेजर बाइंडिंग फोर्स है वो है कोवैलेंट बॉन्ड का, क्योंकि सिलिकॉन जो है कोवैलेंट क्रिस्टल है, कोवैलेंट स्ट्रक्चर से बना हुआ। नेक्स्ट, अ सेमीकंडक्टर ऑफ जी कैन बी मेड पी टाइप बाय एडिंग। अब ये क्वेश्चन भी सिर्फ जेई और नीट में आएगा, नॉट फॉर योर MHCT। ओके, सो सेमीकंडक्टर जो है जी उसको पी टाइप में आप कब कन्वर्ट करोगे, तो पी टाइप में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो है ग्रुप 13 के एलिमेंट से उसे डोप करना होगा। ग्रुप 13 के एलिमेंट से डोप करना है मतलब 3 वैलेंसी वाले एलिमेंट से, दैट इज ग्रुप 13 का एलिमेंट दैट इज 3 वैलेंसी, दैट इज ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी से। तो ये है ग्रुप 14 का एलिमेंट और आपको पी टाइप में कन्वर्ट करना है, इसलिए आपको ग्रुप 13 के एलिमेंट से डोप करना है। ग्रुप 13 का एलिमेंट मतलब ट्राइवैलेंट होता है और इसलिए यहाँ पे ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी आपको डालनी होगी। नेक्स्ट, इन सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो सकते हैं, वो एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, इसलिए एनी वन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये भी सिर्फ जेई या नीट में आने वाला क्वेश्चन है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल है जहां सारे मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर्स अलाइंड होते हैं एक ही डायरेक्शन में, दैट इज ऑप्शन ए। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में सारे जो आपके वेक्टर्स हैं, दैट इज योर स्पिन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो सब एक ही डायरेक्शन में होंगे और इसे कहेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends. और मेरे साथ यहाँ लाइव बने रहने के लिए थैंक यू। और इसी तरह आप पढ़ते रहिए। आपके पास कोई भी डाउट हो बोर्ड एग्जाम या MHCT से रिलेटेड, आप मुझे मेल कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। That's all for today. Thank you. Stay tuned.